नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता दोनशी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर। आज खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, इसको लेकर के हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता और बताएंगे आज की बड़ी खबरें। इससे पहले चलते हैं सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ। खबरों में क्या है खास वो आपको बता देते हैं। पहली बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। मध्य प्रदेश मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज अनुपूरक बजट पेश हो सकता है और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के विधेयक पर भी चर्चा की जा सकती है। नकली शराब से मौत का मृत्युदंड के विधेयक पर भी चर्चा हो सकती है। आज के सत्र में बाढ़ का मुद्दा कांग्रेस उठाएगी। लगातार विपक्ष अड़ा हुआ है बाढ़ के मुद्दे को लेकर के और ऐसे में मध्य प्रदेश मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आज अनुपूरक बजट भी पेश हो सकता है और दूसरा मुद्दा ये भी रह सकता है अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के विधेयक पर चर्चा भी हो सकती है। तो वहीं नकली शराब से मौत पर मृत्युदंड के विधेयक पर भी चर्चा की जा सकती है। तो इसके साथ ही बाढ़ का मुद्दा भी कांग्रेस उठा सकती है। तो अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी और अहम जानकारी का। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं जहां पर सीएम शिवराज का आज कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है वो आपको बताते हैं। 10:45 पर विधानसभा पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। 3 बजे विधानसभा में सीएम विधायकों से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही विकास और जन समस्याओं को लेकर के महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। 10:45 पर विधानसभा पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और ऐसे में जन समस्याओं को लेकर के वो सुनवाई करेंगे और इसको लेकर के क्या कुछ रणनीति बनाई जानी चाहिए उस पर विचार करेंगे। तो अब रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम जानकारी का आप तक पहुंचा देते हैं। बड़ी जानकारी भोपाल से जहां पर आज बिजली व्यवस्था ठप रहने वाली है और इसका कारण भी बता देते हैं। जिस तरीके से नाराज चल रहे हैं कर्मचारी और अधिकारी, जिसके चलते ही आज काम ठप रहेगा। आज काम का बहिष्कार करेंगे तो इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़ करके सभी कामकाज आज के लिए ठप रहने वाले हैं। 25,000 नियमित कर्मचारी, 6,000 संविदा। तो ऐसे में आज अपनी मांगों को लेकर के नाराज चल रहे हैं वो। इसको लेकर के आज भोपाल वासी कहीं ना कहीं परेशान दिखाई देंगे। तो अब रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम जानकारी का। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। ये जानकारी सामने आ रही है रायपुर से। मंत्रिमंडल उप समिति की आज बैठक होनी है। धान खरीदी पर समिति की ये बैठक बनी है और इसके साथ ही दोपहर 12 बजे का समय रखा गया है जब ये बैठक होगी। धान खरीदी को लेकर के क्या कुछ आगे की रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए, उसको लेकर के इसमें चर्चा होगी। इस बैठक में कस्टम मिलिंग की नीति की भी समीक्षा की जाएगी और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मंत्रिमंडल उप समिति की आज बैठक होनी है। रायपुर से बड़ी जानकारी है आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बैठक में धान खरीदी पर समिति की ये बैठक होगी। दोपहर 12 बजे का समय रखा गया है इस पर। तो वहीं आप तक पहुंचाने मंत्रिमंडल उप समिति की आज बैठक होनी है। इस बैठक को खास माना जा रहा है क्योंकि इस बैठक में तो इन सभी तमाम बड़ी खबरों पर जानकारी लेकर के हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां से अमित जुड़ चुके हैं हमारे साथ और भोपाल की बात की जाए तो वहां से हमारे साथ कुलभूषण जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले अमित तो आप तक पहुंचते हैं। जिस तरीके से आज बैठक होने वाली है तो उस बैठक से क्या कुछ तमाम बातें निकल कर सामने आ सकती हैं? धान को लेकर के ये बैठक होने वाली है। नहीं आ रही है जी।
अमित, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मेरा सवाल आप तक पहुंच पा रहा है? आज जिस तरीके से ये बैठक होने जा रही है रायपुर में धान को लेकर के, इसमें कई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ सकती है उसकी व्यवस्थाओं को लेकर के, तो क्या कुछ तमाम जानकारी उससे निकलकर सामने आ रही है? कुछ अपडेट है इस पर? जी संगीता जी, जैसा कि छत्तीसगढ़ का जो मानसून सत्र विधानसभा का हुआ था उसमें धान के उठाव को लेकर काफी हंगामा विपक्ष द्वारा किया गया था। इसलिए यह एक उप समिति जो धान खरीदी के लिए गठित की गई थी, जिसमें कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री और अन्य मंत्री इसमें शामिल किए गए, सहकारिता मंत्री हैं। तो इस तरीके से 12 बजे आज से इस उप समिति की बैठक होनी है और इस पर अगले खरीफ वर्ष में किस तरीके से खरीदी को लेकर समीक्षा की जाएगी और साथ ही इसमें अन्य संग्रहण केंद्रों में रखे धान को की जानकारी भी इस पर ली जाएगी। जी संगीता जी। इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से डेंगू को लेकर के खबरें सामने आ रही थी, स्थिति बनी हुई थी, तो इस पर अब क्या अपडेट है? क्या स्थिति में सुधार आया है? आंकड़ों में क्या कुछ कमी आई है? राजधानी में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बीती रात एक 13 वर्षीय बालिका की मौत हो गई है डेंगू की, जो कि निजी चिकित्सालय में भर्ती थी इलाज के लिए, लेकिन उसकी हालत रातों रात इतनी बिगड़ी कि उसकी इंतकाल हो गया। और इसके बाद फिर शासन प्रशासन सकते में है कि किस तरीके से डेंगू के प्रकोप को रोका जाए। नगर निगम जो कि इस पर अब तक किसी तरह का कोई अभियान नहीं छेड़े हुए है, अब वह नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को जागरूक करने की बात कर रहा है। वहीं कलेक्टर ने भी स्क्रीनिंग के आदेश जारी कर दिए हैं। तो अब कहा जा सकता है कि इस मौत के बाद, इस बालिका की मौत के बाद अब लोग इसमें आए हैं कि वह अब पुख्ता तरीके से व्यवस्था करने में जुट गए हैं। जी अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। सवाल कुलभूषण से ले लेते हैं, वहां की स्थिति जान लेते हैं क्या कुछ है। तो कुलभूषण, जिस तरीके से आज दूसरा दिन है सत्र का, हंगामेदार रहने के आसार तो बने हुए हैं, क्योंकि विपक्ष अपने मुद्दे को लेकर के अड़ा हुआ है कि बाढ़ का मुद्दा उठना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, तो क्या अपडेट है इस पर? बिल्कुल, आज विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन है और पहले दिन जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक आक्रामक रूप में दिखाई दिए, तो ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो 4 दिवसीय विधानसभा का मानसून सत्र है, यहाँ पे विपक्ष सरकार को घेरने की जो विधायक दल की बैठक में रणनीति बनाया था, उसी पर जो है अमल करते हुए यहाँ पे सरकार को घेरा जा रहा है। कल भी जो है विपक्ष ने सरकार को बोलने का मौका नहीं दिया और गर्भगृह तक जो है आसंदी तक यहाँ पे विधायकों ने जमकर हंगामा किया और गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस के विधायक धरने पे बैठे। वहीं आदिवासी विधायकों ने विधानसभा के अंदर प्रवेश तक नहीं लिया। अब अगर विधानसभा के दूसरे दिन आज की बात की जाए तो आज सप्लीमेंट्री बजट जो है यहाँ पे विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो विधानसभा के मानसून सत्र के आज दूसरे दिन तकरीबन 12 से अधिक जो है विधेयक पेश होने हैं। इसके साथ ही सबसे पहले अगर बात की जाए तो अवैध कॉलोनियों को वैध करने का जो है आज प्रस्ताव रखा जाएगा, विधेयक रखा जाएगा, इसको पास किया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये विधेयक पटल पे रखेंगे। इसके साथ ही तकरीबन कानून सहित ऐसे 12 विधेयक है जिनको आज विधानसभा से अनुमति मिलेगी। वहीं आज बालाघाट में खाद की जो किल्लत समस्या उत्पन्न हो रही है, इसको लेकर जो है हंगामा हो सकता है और कांग्रेस के जो विधायक है वो बालाघाट में किसानों की समस्याओं को जो है उठा सकते हैं और इस मुद्दे को लेकर जो है यहाँ पे कांग्रेस के विधायक सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर बात की जाए तो जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध और बच्चियों के साथ गैंगरेप की घटनाओं को लेकर जो है आज सदन में मुद्दा उठा सकते हैं। इसको लेकर भी जो है आज विपक्ष रणनीति बना रहा है। वहीं बीजेपी की विधायक दल की बैठक कल संपन्न हुई थी। कांग्रेस को किस प्रकार से जवाब दिया जाए, इसको लेकर जो है अलग अलग समूह बनाया गया है। मंत्रियों का अलग 2 ग्रुपों में बांटा गया है। इसके साथ ही विधायकों को भी अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है कि अगर सदन के अंदर कांग्रेस के विधायक आरोप लगाते हैं या किसी प्रकार का शोर शराबा हंगामा करते हैं तो उनको किस प्रकार से जवाब देना है। तो इसको लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाई है। मंत्री समूह के साथ एक विधायक दल रहेगा जिसमें वो कांग्रेस को जवाब देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही दूसरा, जब कांग्रेस के विधायक
शांत नहीं होते हैं तो दूसरा समूह भी जो है सदन में उठेगा और कांग्रेस के विधायकों को जवाब देता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही अगर दूसरे मुद्दे की बात की जाए तो महंगाई सहित ऐसे कई मुद्दे हैं, जैसे बाढ़ की बात की जाए तो बाढ़ को लेकर भी जो है आज सदन में हंगामा हो सकता है। इसके साथ ही कमलनाथ ने यह स्पष्ट कर दिया था कल कि नकली और जहरीली शराब से जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में मौतें होती नजर आ रही है, इसको लेकर भी जो है हम सदन में मुख्यमंत्री से चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो नकली शराब को लेकर भी जो है मुद्दा बन सकता है, इसको लेकर भी जो है सदन में आज विपक्ष हंगामा कर सकता है। इसके साथ ही महंगाई, ऐसे तमाम मुद्दे को लेकर जो है आज सदन में जोरदार हंगामा देखा जा सकता है। और कल भी जो है श्रद्धांजलि के दौरान ये देखा गया था कि जब कांग्रेस के विधायक हंगामा कर रहे थे, उसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट किया और सदन छोड़ के वो गांधी प्रतिमा के पास पहुंच गए। इसके बाद जो है सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। अगर कांग्रेस का यही रवैया रहा तो आज की कार्रवाई में भी जो है कांग्रेस के विधायक बाधा डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल तकरीबन 12 ऐसे विधेयक पेश होना है। सबसे मुख्य जो विधेयक है वो अवैध कॉलोनियों को वैध करना, क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में किस प्रकार से बीजेपी सरकार को फायदा हो, और लंबे समय से जो है अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन कमलनाथ सरकार के दौरान ये फाइल जो है रोक दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से अब शिवराज सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करने जा रही है, तो एक बड़ी सौगात यहाँ पे आम जनता को मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। तो कह सकते हैं कि आज का सदन एक बार फिर जो है हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। जी कुलभूषण, इसके साथ ही आपसे ये भी जान लेते हैं कि और कौन कौन सी बड़ी खबरें आज सामने आ रही हैं भोपाल से, जिनको लेकर के जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर बात की जाए तो फिलहाल में बड़ी जो खबरें हैं, अभी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और सबकी निगाह जो है मानसून सत्र में टिकी हुई है, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर समाप्त होने के बाद जो है सत्र बुलाया गया है। और सत्र के दौरान ये देखा जा रहा है कि विपक्ष ने जो रणनीति बनाई थी सरकार को घेरने के लिए, वो रणनीति पर वो कायम है और उसी रणनीति के तहत वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे मुख्य जो मुद्दा है वो कोविड के दौरान जो लापरवाहियां देखी गई थी, जो ऑक्सीजन की कमी, इंजेक्शन की कमी, दवाइयों की कमी, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी जो है कांग्रेस विधायक सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर भी विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। बालाघाट में खाद की किल्लत है, किसान परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल में जिस प्रकार से बाढ़ आई है, बाढ़ से जहां देखो वहां जलमग्न की स्थिति है, पानी ही पानी नजर आ रहा है और प्रशासन पूरी तरीके से फेल्यूर साबित हुआ है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष सदन में पहुंचा है और मुद्दों पर सरकार से चर्चा करवाना चाहता है। इसके साथ ही जहरीली शराब से जो लगातार लोगों की मौत होती नजर आ रही है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष हंगामा कर सकता है। इसके साथ ही सरकार इन तमाम मुद्दों के जवाब देने के लिए उन्होंने मंत्री समूह का गठन किया है। वहीं जहरीली शराब को लेकर भी जो है कानून विधेयक लाया जा सकता है और उसे विधानसभा में पारित किया जाएगा। तो कह सकते हैं आज बेहद ही अहम जो विधेयक है 12, उन विधेयकों को अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही सदन की जो कार्रवाई है 11 बजे शुरू होगी। सबसे पहले 11 से 12 का जो समय रखा गया है वो शून्यकाल का है। विधायक जो है अपने सवाल मंत्रियों से पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10:45 में विधानसभा पहुंचेंगे और यहाँ पे सबसे पहले वो सदन की कार्रवाई में उपस्थित होंगे और विधायकों ने जो सवाल लगाए हैं उसके जवाब मुख्यमंत्री देते हुए नजर आएंगे। उसके बाद 12 बजे के बाद जो है सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो देखने वाली बात होगी कि विपक्ष ने किस प्रकार से आज जो है दूसरे दिन सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। जी कुलभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब रुक करते हैं अमित का, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, और कौन कौन सी बड़ी खबरें रायपुर से सामने आ रही हैं, उन पर नजर डालते हैं एक बार। आज जैसा कि भाजपा के वरिष्ठ मंत्री हैं, पूर्व मंत्री जो ब्रजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत, और साथ ही जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी भी एक प्रेस वार्ता लेकर कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलने वाले हैं और वह कांग्रेस की नीतियों को, जितनी भी योजनाएं उनको विफल बताते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। तो इस तरह की यहाँ पर कवायद की जा रही है और भाजपा इस समय पूरे चुनावी मोड में आकर इस समय
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी महासमुंद के दौरे कर रहे हैं, विभिन्न जिलों के दौरे कर रहे हैं। तो इस तरीके से लगता है कि भाजपा पूरी तरीके से चुनावी मोड में आकर अब अपने जनाधार को बचाने में जुट गई है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि भाजपा अब जो चुनावी मोड में आ चुकी है और आने वाले समय में वह चिंतन शिविर भी 1-2 सितंबर को आयोजित करने जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब एक चिंतन शिविर होगा, जिसमें पूरे देश के भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे और वह यहां पर आकर चिंतन और मंथन करेंगे कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की वापसी कैसे की जाए। जी संगीता जी। इसके साथ ही अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कांग्रेस जिस तरीके से हमलावर है कुछ मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, उसको लेकर के देश भर की अगर बात की जाए तो कोने कोने में प्रदर्शन कर रही है, हस्ताक्षर अभियान चला रही है, ऐसे में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है इन दिनों? जी, कांग्रेस जैसा कि केंद्र की नीतियों के खिलाफ महंगाई के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, उसका प्रदर्शन लगातार जारी है और उनके युवक कांग्रेस द्वारा इस तरह के प्रदर्शन यहां जिले मुख्यालय में किए जा रहे हैं और यह एक अनवरत प्रक्रिया चल रही है। ये सरकार चाह रही है कि केंद्र के इस मुद्दे को, महंगाई के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए और इस मुद्दे के सहारे फिर से केंद्र की कहीं ना कहीं किरकिरी की जाए कि कहीं देश में दोबारा सरकार केंद्र की में भाजपा की ना बन सके। जी संगीता जी। अभी हाल ही में हमने देखा कि कोरोना के जो आंकड़े हैं उनमें भी बढ़ोतरी देखी गई है छत्तीसगढ़ में, तो उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? कोरोना के क्या आंकड़े हैं, उसकी क्या स्थिति है इस वक्त छत्तीसगढ़ में? सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के आंकड़ों की हम बात करें तो निश्चित तौर पर दूसरी लहर को लेकर काफी कमी तो आई है। अभी बीती रात 24 घंटे के भीतर में 90 केसेस पूरे प्रदेश में पाए गए हैं और इसमें सर्वाधिक रायपुर और आपके जांजगीर चांपा में मिले हैं। बाकी जगह 2-3 केस ही आ रहे हैं अन्य जिलों में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी राजधानी रायपुर में एक भी वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है जहां पर इस समय कहीं पर वैक्सीनेशन हो रहा हो। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि वैक्सीनेशन की उपलब्धता नहीं होने के कारण सभी वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं, जिससे लोगों को न केवल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग हाथ खड़े कर दे रहा है केंद्र के ऊपर कि केंद्र सरकार अगर वैक्सीनेशन नहीं भेज रही है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र और राज्य सरकार के बीच झूलते हुए वैक्सीनेशन के लिए लोग यहाँ वहां भटकने को मजबूर है। जी संगीता जी। अब तो इस समस्या का समाधान कौन करेगा? क्या इसको लेकर के सरकार की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है या फिर किसी तरीके से कुछ कहा गया है कि जल्द ही वैक्सीन मुहैया करवाई जाएगी या वैक्सीनेशन में काम सेंटर्स पर सुचारू रूप से चल जाएगा? स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा गया है कि तत्काल प्रभाव से हमारे को लाखों की संख्या में डोज उपलब्ध कराई जाए ताकि हम यहां पर वैक्सीनेशन सेंटर को सुचारू रूप से चला सके। लेकिन अब तक केंद्र की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया, जिससे कि स्वास्थ्य अमला भी अभी असमंजस की स्थिति में है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर को चालू किया जाए। जी संगीता। एक और ये भी सवाल है इस वक्त कि जिस तरीके से सीएम की अगर बात की जाए भूपेश बघेल की, तो हाल ही में उन्होंने अपना जो कार्यक्रम है वो किया था, जनसभा से बात की थी। तो इस दौरान अब आज के कार्यक्रम को अगर देखा जाए तो क्या कुछ खास रहने वाला है? आज मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है, दुर्ग जो कृषि उपज मंडी समिति है वहां के कार्यक्रम में वह वर्चुअल शामिल होने वाले हैं। दुर्ग कृषि उपज मंडी की समिति के कार्यक्रम में वह वर्चुअल शामिल होकर 12 बजे वह शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में वह किसानों से जुड़ी चीजों की जानकारी देंगे। तो ये जानकारी अभी मिली है और इसके अलावा अन्य छोटे कार्यक्रम हैं जिसमें वह शामिल हो सकते हैं। जी जिस तरीके से इस वक्त स्थिति बनी हुई है डेंगू की, उस पर एक बार और फिर से चर्चा कर लेते हैं कि डेंगू पर स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या कुछ तमाम इंतजाम किए गए हैं उसकी रोकथाम के लिए, क्योंकि आने वाले समय में ये बड़ी समस्या हो सकती है। निसंदेह जिस तरीके से अब आज की बात करें तो 200 मामले लगभग डेंगू के राजधानी रायपुर में माने जा रहे हैं और एक बड़ा आंकड़ा है।
इस 200 के बाद भी अगर स्वास्थ्य अमला जागा नहीं है तो ये एक घोर लापरवाही का प्रमाण है सामने कि किस तरीके से ये लापरवाही के कारण डेंगू फैल रहा है, लेकिन इसके बावजूद किसी तरह की ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। अभी स्वास्थ्य अमला कल की बच्ची की मौत के बाद जागा है और वह अब बात कर रहा है कि हम वहां पर पुख्ता प्रबंध कर रहे हैं। वहीं कलेक्टर ने भी वहां पर जाकर बीती रात जायजा लिया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। जी संगीता जी, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में अभी विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था, तो आने वाले समय में किस तरीके से कुछ और जो योजनाएं हैं उनको लेकर के वो सामने आई है क्या? जैसा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है, यहाँ पर आदिवासियों को साधने के लिए हर पार्टी, राजनीतिक पार्टी लालायित रहती है। वैसे ही बस्तर से चूंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और वहां से लोगों को साधने का काम दोनों ही पार्टी, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने करना शुरू कर दिया है। बस्तर में जो चिंतन शिविर भाजपा का किया जा रहा है, ये एक उसी की कवायद है कि आदिवासियों को किसी तरह साधा जाए। जिस तरह आदिवासियों को साध कर, क्योंकि बस्तर से ही जीत और हार सुनिश्चित होती है छत्तीसगढ़ में, तो ऐसा माना जाता है कि आदिवासियों को यदि साध लिया जाए तो हम सत्ता तक पहुंच सकते हैं। तो दोनों ही पार्टियां इस समय आदिवासियों को साधने में लगी हुई है। आदिवासियों के लिए एक अभी समिति भी सत्ता की तरफ से बनाई गई है, जिसमें कि सीएस की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है कि उनकी सारी समस्याओं को ध्यान में रखा जाए। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो वह तत्काल प्रभाव से उसे पूरा किया जाए। ये सत्ता लेवल की बात है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है भाजपा, वह अपने स्तर पर आदिवासियों के कार्यक्रमों को बना रही है और आदिवासी क्षेत्रों में जाकर दौरे कर रही है और उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है भाजपा हाईकमान की तरफ से कि आदिवासी क्षेत्रों की किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाना है और वहां पर एक एक व्यक्ति एक एक बूथ के हिसाब से डटे रहे। जी संगीता जी। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।